Good evening everyone. Today we will discuss about the part 2 of State and Civil Society. नागरिक समाज और राज्य पे जो हम लोगों ने पिछली बार राज्य के ऊपर अध्ययन किया था, राज्य के विभिन्न उपागमों को समझते हुए उससे संबंधित जो विभिन्न सिद्धांत थे, उदार व्यक्तिवादी सिद्धांत था, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग विशेष रूप से नागरिक समाज पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं भी कोशिश करूंगा बहुत ही सरलीकृत। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू elaborate this chapter in a very simplified and in an easy language. So please just focus for 1 hour. देखिए आज के इस लेक्चर में we will discuss about the concept of civil society and the historical development of civil society. नागरिक समाज की संकल्पना का अर्थ क्या है, कैसे इसका ऐतिहासिक विकास हुआ, समय के विकास क्रम में किस तरीके से नागरिक समाज आज अपने ऐतिहासिक विकास से गुजरते हुए अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर पाया है। इसके बाद नागरिक समाज की हमें क्या भूमिका देखने को मिलती है राजनीति विज्ञान में, और नागरिक समाज का जो समकालीन परिदृश्य है, जो कॉन्टेम्पररी पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सोसाइटी, वी विल ऑल्सो फोकस ऑन दैट। एंड एट लास्ट आई शैल इलैबोरेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। राज्य और नागरिक समाज के बीच क्या संबंध है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे अंतिम आधे घंटे में। देखिए, नागरिक समाज की यदि संकल्पना की बात करूं तो अमूमन आपने देखा होगा कि हमें 2 सेक्टर्स बड़े दिखाई देते हैं जिसकी अमूमन चर्चा देखने को मिलती है। एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र और एक निजी क्षेत्र। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में हमें एक और क्षेत्र देखने को मिलता है जिसे हम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के रूप में जानते हैं। देखिए, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अलग सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज के अंतर्गत हम लोग परिवार की गिनती करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को काउंट करते हैं, लेबर ट्रेड यूनियंस के काउंट करते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को गिनते हैं, बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो दबाव समूह हैं, जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, धार्मिक संगठन है, शैक्षिक संस्थाएं हैं, परिवार है, स्टूडेंट यूनियंस है। इन सब अनेक संगठनों की गिनती हम नागरिक समाज के अंतर्गत ही करते हैं, जो समाज में नागरिकों के हितों के लिए और समुदायों की इच्छा को प्रकट करने के लिए सरकार पर लगातार दबाव और सरकार के लगातार बातचीत करने की, विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की यदि मैं जाऊं तो सरल भाषा में मैं कहना चाहूँगा कि नागरिक समाज एक ऐसा तीसरा क्षेत्र है राजनीति विज्ञान का जो कि सरकार से अलग होते हुए भी अनौपचारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें परिवार, शैक्षिक संस्थाएं, धार्मिक संगठन, मजदूर और किसान संगठन, बहुत सारे धार्मिक संगठन भी इसमें समाहित होते हैं जो लगातार सरकार की सार्वजनिक नीतियों पर सरकार को प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। देखिए, डेविड हेल्ट एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। ही हैज़ रिटन वन बुक, द मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनका कहना था कि नागरिक समाज का संगठन व्यक्तियों के निजी और स्वैच्छिक प्रबंधों, पर्सनल और वॉलेंट्री मैनेजमेंट्स के हाथों में होता है, और यह राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी स्टेट के डायरेक्ट कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर होता है। देखिए, हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एक प्रोफेसर है, नाउ शी इज़ रिटायर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रोफेसर नीरज चंडोक ने भी एक बुक लिखा था, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, जिसमें उनका कहना था कि नागरिक समाज का अर्थ है सार्वजनिक जीवन, जिसमें व्यक्ति स्वयं के हित और सामाजिक हित में यानी सामाजिक निर्माण के हित में विभिन्न उद्देश्यों को लेकर के एकत्रित और इकट्ठे होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र, जैसा कि हम जानते हैं in a normal day-to-day life, we are talking about the first sector as a public sector, second as a private sector, and third as a civil society. तो नागरिक समाज को समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में भी समझा जा सकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से अलग नागरिक समाज में परिवार, शैक्षिक संस्थाएं, मजदूर और व्यापारिक संगठन, धार्मिक संगठन, बहुत सारे गैर सरकारी संगठन और अनेक नागरिक समाज के संगठन समाहित होते हैं, जो समाज में नागरिकों और संगठनों के हितों को और उनके इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, और ये पूरी तरीके से सरकार से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री में यदि हम देखें, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हिस्ट्री में देखें तो नागरिक समाज की संकल्पना बहुत पुरानी है।
और समय के साथ इस संकल्पना में अनेक परिवर्तन भी आए हैं। लंबे समय तक पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी को पर्यायवाची सिनोनिमस माना जाता था और कभी कभी यह शब्द राज्य के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता था। परंतु आज की जो कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशंस है सोसाइटी की, पॉलिटिक्स की, उसमें नागरिक समाज के सेपरेट एक्सिस्टेंस को मान्यता दिया जाना, उसके पृथक अस्तित्व को मान्यता दिया जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वर्तमान में नागरिक समाज की अवधारणा को समझने के लिए हमें इसकी दो परंपराओं को बहुत ध्यान से समझना होगा। पहला लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और दूसरा मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, उदार लोकतांत्रिक परंपरा और मार्क्सवादी परंपरा। देखिए, उदार लोकतांत्रिक परंपरा नागरिक समाज की जो आवश्यकता है, जो उसकी नेसेसिटी है, जो डिजायरेबिलिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके संदर्भ में हमें कई बातें बताती है और यह मानती है कि नागरिक समाज राज्य की शक्ति पर, जो स्टेट की पावर है, उस पर कंट्रोल बैठाता है और सरकारी अधिकारियों को उत्तरदायी बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वहीं दूसरी तरफ यदि मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर हम दृष्टिपात करें तो मार्क्सवाद की नज़र में नागरिक समाज वर्ग संघर्ष, स्वार्थी प्रतिस्पर्धा, शोषण और राज्य द्वारा संपन्न वर्गों के हितों की रक्षा का क्षेत्र है। देखिए, राजनीति सिद्धांत में, पॉलिटिकल थ्योरी में जितनी भी विचारधाराएं हैं उसका अध्ययन बहुत ध्यान से कीजिएगा। यदि आप उसका अध्ययन ध्यान से कर लेंगे तो आपको मार्क्सवादियों का जो केंद्रीय विचारधारा है, जो सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी है, या लिबरल्स की जो सेंट्रलाइज्ड आइडियोलॉजी है, उसको समझने में बहुत सरलता होगी। देखिए, मार्क्स का कहना था कि चूंकि राज्य केवल जो पूंजीपति वर्ग है उसके हितों की कार्यकारिणी समिति है, स्टेट इज ओनली वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास, और ये इनकी एग्जीक्यूटिव क्लास के तौर पे काम करता है। इसमें ये केवल बुर्जुआ वर्ग और पूंजीपति वर्ग के हितों का ही संरक्षण है, इसलिए बेहतर होगा इसके स्थान पर एक साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था को स्थापित किया जाए। देखिए, राजनीति विज्ञान की कई अवधारणाओं की तरह नागरिक समाज की जो अवधारणा है बहुत डिस्प्यूटेड, विवादित रही है और समय के साथ साथ नागरिक समाज की धारणा में बहुत परिवर्तन भी आए हैं। देखिए, वर्तमान में नागरिक समाज की अवधारणा में, जैसा भी मैंने जिक्र किया था, हमें दो परंपराओं को ध्यान में रखना है, उदार लोकतांत्रिक परंपरा और दूसरी मार्क्सवादी परंपरा। और दोनों ही परंपराएं सिविल सोसाइटी के विकास को पूंजीवाद के विकास से जोड़कर देखती हैं। दोनों के अनुसार सिविल सोसाइटी एक शक्ति और सत्ता का एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर राज्य से ये अलग होता है। यद्यपि जो उदार लोकतांत्रिक परंपरा को मानने वाले हैं, उन्होंने नागरिक समाज की आवश्यकता, उसकी वांछनीयता, डिजायरेबिलिटी, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी के संदर्भ में हमें कई बातें कही हैं और यह मानती है कि नागरिक समाज राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखता है और यह राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर काम करता है। मार्क्स ने यूं तो सिविल सोसाइटी की देखिए कोई व्यापक व्याख्या नहीं की है, परंतु उनके अनेक लेखन में, उनके अनेक राइटिंग में ये साफ झलकता है कि नागरिक समाज को वो एक न्यूट्रल नहीं मानते थे। एंटोनियो ग्राम्स्की, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये नव मार्क्सवादी विचारक थे। देखिए, एंटोनियो ग्राम्स्की ने मार्क्स के इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाया और 20वीं शताब्दी के 70 के दशक पे बाद सभी मार्क्सवादी ये मानने लगे थे कि नागरिक समाज शक्ति का एक ऐसा जटिल और विषम समीकरण है जिसमें लगातार बदलाव होता रहा है। देखिए, नागरिक समाज के यदि अर्थ पे देखें तो बहुत व्यापक है। ये अपने अंदर समस्त धारणाओं को, मूल्यों को, राजनीतिक संस्थाओं को, राजनीतिक सामाजिक नागरिक अधिकारों को, कानून के शासन को, प्रतिनिधित्व संस्थाओं को, जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, और सार्वजनिक जीवन, और सबसे बढ़कर ये समूहों की बहुलता को, प्लूरैलिटी ऑफ कम्युनिटी, प्लूरैलिटी ऑफ ग्रुप्स पर बहुत जोर देता है। डेविड हेल्ड ने जैसा कि कहा था कि नागरिक समाज का संगठन व्यक्तियों के निजी और स्वैच्छिक प्रबंधों के हाथों में होता है, ये लोगों के पर्सनल और वॉलंटरी मैनेजमेंट्स के हाथों में होता है और ये राज्य के डायरेक्ट कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर होता है। देखिए, नागरिक समाज के क्षेत्र को और बढ़ाते हुए हम इसके अंतर्गत आधुनिक राष्ट्र राज्य की संरचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ नेशन स्टेट है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और विभिन्न समाजों के बीच जो पारस्परिक जुड़ाव है, फ्री इंटरप्राइजेज, और इसके साथ ही जॉन ड्यून ने इसको परिभाषित करते हुए एक आधुनिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्रात्मक राज्य, मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात की थी।
उसको भी नागरिक समाज में शामिल किया जा सकता है। देखिए, सेंट अगस्टाइन ने नागरिक समाज को एक उत्कृष्ट परिभाषा देते हुए कहा था कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा संयोजन है जो अधिकारों की सर्वमान्य स्वीकृति और हितों की साझेदारी से संबंधित है। इसमें सहज जीवन के प्रति संवेदनशीलता और समाज में पारस्परिक मेल मिलाप को महत्व दिया जाता है। और चूंकि अभी हमने जिक्र किया था कि सभी मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य केवल शोषण पर आधारित संस्था है, ये केवल पूंजीपति वर्ग के हितों का ही काम करती है, इसलिए हम अभी उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों अवधारणाओं को सम्मिलित करके नागरिक समाज की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, संक्षेप में यदि मैं नागरिक समाज पर गौर करूं तो कुछ स्पष्ट बातें इसमें से निकल के आती हैं। पहला, कि ये राज्य की शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है। दूसरा, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी केवल संविधान, जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है वो केवल संविधान और कानून तक ही सीमित ना रहे, बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे में भी ये स्पष्ट झलकना चाहिए। इसे ही हैबरमास ने कहा था कि राजनीतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक जनता की योग्यता में भी साफ झलकना यानी दिखना चाहिए। नागरिक समाज की विशेषताएं हमें नागरिक समाज की उदारवादी परंपरा को भी दर्शाती हैं। जैसा कि अभी जिक्र किया कि जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये राज्य की शक्ति पर नियंत्रण की बात करता है। इसमें बहस और विचार, डिस्कशन और डिबेट में सभी को शामिल होने का मौका दिया जाता है। इसमें जनसभाओं को आयोजित करने का अधिकार होता है, जहां पर खुला विचार विमर्श संभव हो पाता है। और सामाजिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक प्रोसेस और पैरामीटर्स का, यानी जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मापदंडों पर जोर दिया जाता है। देखिए, नागरिक समाज वास्तव में समाज का एक सार्वजनिक क्षेत्र है। यह व्यक्तिगत और सार्वजनिक, यानी हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक इंटरेस्ट के बीच में एक समझौते का रास्ता दिखाता है। ये राज्य को सर्वशक्तिमान बनने से भी रोकता है और ये राज्य को जनता के विचारों और जनता के दृष्टिकोणों को प्रभावित करने से भी रोकता है। देखिए, यदि नागरिक समाज के हम ऐतिहासिक विकास पर गौर करें तो सबसे पहले रोमन विचारक मार्कस तुलियस सिसरो ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन गणतंत्र राज्य का, एंशिएंट रिपब्लिक स्टेट को इंडिकेट करने के लिए सिविल सोसाइटी शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके पश्चात 7वीं शताब्दी में जो जॉन लॉक है, उन्होंने सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समाज को राजनीतिक समाज का संवर्ती माना और कहा कि हम सभी लोगों ने प्राकृतिक दशा यानी प्राकृतिक स्थिति का त्याग करके ही नागरिक समाज में प्रवेश किया है, ताकि राज्य हमारे 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सके। देखिए, सिसरो, मार्कस तुलियस सिसरो की दृष्टि में केवल राज्य का ये भारी ढांचा नहीं होता, बल्कि एक ऐसा समाज होता है जिसके सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, नागरिक कानूनों का पालन करते हुए एक सभ्य जीवन बिताते हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो असभ्य जातियों के समुदाय नागरिक समाज की श्रेणी में उस वक्त नहीं आते थे। जॉन लॉक के बारे में कहा, जॉन लॉक का कहना था कि नागरिक, हम लोगों ने सामाजिक समझौते के माध्यम से जिस राज्य को उत्पन्न किया, उसी की वजह से राजनीतिक समाज का जन्म हुआ और हमने अपने 3 प्राकृतिक अधिकारों को, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, अपने 3 अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य को जन्म दिया है। और यदि राज्य अपने, यानी हमारे इन 3 प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो ऐसे राज्य के खिलाफ हमें क्रांति करने का भी अधिकार होना चाहिए। देखिए, नागरिक समाज के ऐतिहासिक विकास में रूसो का भी योगदान रहा है और रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से नागरिक समाज और राजनीतिक समाज, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी को एक जैसा माना था और इसकी कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में की थी जो जनरल विल, सामाजिक इच्छा या सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो, जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करता हो और उसके कल्याण के लिए जो व्यवहार है उसको भी नियमित करता हो। और देखिए, रूसो ने अपने सिद्धांत में, अभी इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा जल्दी से, रूसो ने अपने सिद्धांत में 2 प्रकार की विषमताओं का जिक्र किया था, जिसमें पहली विषमता उसने प्राकृतिक विषमता बताई थी और दूसरी परंपरागत विषमता। हम लोगों ने समानता के ऊपर एक लेक्चर कवर किया था, उस पर पूरा डिटेल से डिस्कस किया हुआ, उसको आप जरूर देखिएगा। देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक रूसो ने
सामाजिक समझौते सिद्धांत में नागरिक समाज और राजनीतिक समाज को पर्यायवाची माना, समवर्ती माना और इसकी कल्पना एक ऐसे समाज के रूप में की जो जनरल विल को एक्सप्रेस करता हो। इसी के साथ ही उसने दो प्रकार की विषमताओं का भी जिक्र किया था समाज के अंदर। उसका कहना था एक प्राकृतिक विषमता होती है, दूसरी परंपरागत विषमता। एक नेचुरल इनइक्वालिटी होती है और दूसरी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी। और इस दोनों में अंतर करते हुए उसका कहना था कि जो प्राकृतिक विषमता होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना व्यक्ति के लिए ज़्यादा संभव नहीं है, लेकिन जो परंपरागत विषमता है, जो मैन मेड इनइक्वालिटी है, उसमें यथासंभव परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, यदि किसी व्यक्ति का रंग काला है या सांवला है तो या उसकी शारीरिक ऊंचाई कम है तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा या समान अवसरों के अधिकारों से वंचित किया जाता है, यदि वो व्यक्ति निम्न जाति का है, तो इसमें परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मैन मेड इनइक्वालिटी है, ये परंपरागत विषमता है, ये मानव निर्मित विषमता है। और इन्हीं विचारों की पृष्ठभूमि में रूसो ने कहा था कि नागरिक समाज नागरिकों को कानूनी समानता या अवसरों की उचित समानता प्रदान करके उन्हें कानूनी अधिकारों की दृष्टि से समान बना सकता है। देखिए, नागरिक अधिकार के यदि ऐतिहासिक विकास पर गौर करें तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हीगल ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए मान्यता रखी थी कि नागरिक समाज जो है वो यूनिवर्सल ईगोइज्म यानी सार्वभौमिक अहमवाद को रिफ्लेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट। हीगल ने कहा था नागरिक और समाज और राजनीतिक समाज में अंतर करते हुए उसने कहा था कि नागरिक समाज यूनिवर्सल ईगोइज्म को रिप्रेजेंट करता है, यानी सार्वभौमिक अहमवाद को प्रकट करता है, जहां व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि के लिए, अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए अन्य सभी लोगों के साथ, इंसानों के साथ केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इंटरैक्ट करता है। ठीक इसके विपरीत राज्य के संदर्भ में हीगल का मानना था कि राज्य सार्वभौमिक परोपकारवाद, यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म का क्षेत्र है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, राज्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हितों के लिए तैयार होता है और कार्य करता है। देखिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीपीटी में देखा कि हीगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर करते हुए मान्यता रखी थी कि नागरिक समाज यूनिवर्सल ईगोइज्म को रिप्रेजेंट करता है और स्टेट यूनिवर्सल एल्ट्रुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। और इसका कहना था कि नागरिक समाज में व्यक्ति अपने हितों की अधिकतम सिद्धि के लिए अन्य सभी मनुष्यों के हितों को केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति का साधन मानता है। हीगल का कहना था कि राज्य के अंतर्गत व्यक्ति सामान्य हित की दृष्टि से, परोपकार के दृष्टिकोण से काम करता है। स्वयं राज्य भी जनता की भलाई के लिए ही काम करता है, इसलिए राज्य सार्वभौमिक परोपकारवाद का समर्थन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, जहां व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण समाज के हित में त्याग करने के लिए तैयार होता है। देखिए, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने भी नागरिक समाज के उन लक्षणों की पुष्टि की थी जिन्हें हीगल ने पहचाना था। और मार्क्स का कहना था कि राज्य और नागरिक समाज में कोई अंतर नहीं होता। मार्क्स ने तर्क दिया था कि हीगल ने जिस नागरिक समाज का विवरण दिया है वो मेडिवल सोसाइटी के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, वहीं नागरिक समाज आधुनिक युग में राज्य के रूप में सक्रिय है और यह सार्वभौमिक अहमवाद पर आधारित है। और राज्य की सारी शक्ति केवल बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में केंद्रित होती है और पूंजीवादी राज्य का सारा कानून केवल बुर्जुआ वर्ग के हितों को ही बढ़ावा देता है। देखिए, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटालियन मार्क्सिस्ट विचारक थे एंटोनियो ग्राम्स्की ने भी मार्क्सवादी विश्लेषण में एक नया आयाम जोड़ा था। देखिए, ग्राम्स्की ने मार्क्सवादी विश्लेषण में जो नया आयाम जोड़ा था उसमें याद कीजिएगा, कार्ल मार्क्स ने एक बेस और सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी दी थी, अधिरचना और आधारभूत, आधार और अधिसंरचना का एक सिद्धांत दिया था, बेस और सुपरस्ट्रक्चर का थ्योरी दिया था। उसी में कुछ नई बातों को जोड़ते हुए एंटोनियो ग्राम्स्की ने मार्क्सिस्ट एनालिसिस को नए तरीके से व्याख्या करते हुए प्रभुत्व के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ हेजेमनी को एक्सप्रेस किया था। देखिए, ग्राम्स्की का मानना था कि
पूंजीवादी समाज की अधिरचना में यदि हम गौर से देखें तो इसकी अधिरचना के अंदर, इसके सुपर स्ट्रक्चर में हम दो स्तरों को पहचान सकते हैं, एक सिविल सोसाइटी और दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी। और यही सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी, अगर मैं बेस से स्टार्ट करूं तो उसका कहना था कि देखिए जो आधार है उस आधार के ऊपर हम कुछ सुपर स्ट्रक्चर्स को स्थापित करते हैं, और इन्हीं सुपर स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देते हैं, एक सिविल सोसाइटी और एक पॉलिटिकल सोसाइटी। पहला स्तर नागरिक समाज का है और दूसरा स्थान राजनीतिक समाज का है, जिसमें राज्य के बल प्रयोग करने वाली संस्थाएं आती है, और ये दोनों तरह की संरचनाएं मिलजुल कर पूंजीवादी संस्कृति में प्रभुत्व की संरचनाओं को स्थापित करती है। मैं दोबारा से समझाऊंगा। ग्रामस्की का कहना था कि देखिए एक स्तर हमें सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर दिखाई देता है सिविल सोसाइटी का, और दूसरा दिखाई देता है पॉलिटिकल सोसाइटी का। और ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी है इसके अंदर हमें राज्य के बल प्रयोग की संस्थाएं दिखाई देती हैं, और ये सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी दोनों तरह की संरचनाएं मिलकर के कैपिटलिस्ट कल्चर, जो पूंजीवादी संस्कृति है, उसमें प्रभुत्व की संरचनाओं का निर्माण करती है। इसलिए ग्राम्स्की ने नागरिक समाज की भूमिका को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि ये संस्थाएं नागरिकों को समाज के व्यवहार के नियमों से परिचित कराती है और उन्हें यह भी शिक्षा देती है कि शासक वर्ग के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। देखिए ग्राम्स्की जो कि एक न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर था है, और इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में प्रधानता के सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी ऑफ हेजेमनी को प्रस्तुत किया था, जिसमें इनका कहना था कि बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग समाज में अपनी स्थिरता के लिए नागरिक समाज की संरचनाएं, जो नागरिक समाज की संरचनाएं हैं, सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, इनकी इफिशिएंसी, इनकी कार्यकुशलता पर ही निर्भर करता है। और यदि नागरिक समाज की असहमति या विरोध को दबाने में, यदि राज्य नागरिक समाज की असहमति या विरोध को दबाने में विफल होता है तो राज्य इसके दमन के लिए बल प्रयोग का सहारा भी ले सकता है। देखिए जहां तक नागरिक समाज की भूमिका की बात है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज कंसर्न, सबसे पहले मुझे याद आ रहा है कि स्कॉटिश थिंकर थे एडम फर्गुसन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ऐसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी। इसमें उनका कहना था कि नागरिक समाज आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की देन है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अलग अलग व्यक्ति उत्पादन और व्यापार के प्रति समर्पित होते हैं, और समाज का जो आर्थिक संरचना यानी उसकी जो उत्पादन प्रणाली है, उसकी नींव या उसके आधार को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके राजनीतिक और वैचारिक ढांचे को ऊपरी ढांचा यानी अधिसंरचना कहा जाता है। और ग्राम्स्की ने इसी मान्यता में संशोधन करते हुए कहा था कि पूंजीवादी समाज की अधिसंरचना में जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमें दो स्तरों में अंतर देखना होगा। पहला स्तर सिविल सोसाइटी का है, जो कि बेस के निकट है। इसमें परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थाएं और मजदूर, किसान यूनियन, बहुत सारे व्यापारिक संगठन आते हैं, जो पूंजीवादी समाज की वैधता को स्थापित करने वाली संस्थाएं हैं। और इन्होंने नागरिक समाज की परिभाषा व्यक्तिवाद पर आधारित बाजार समाज के रूप में दी है। देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक अलेक्सी डी टॉकविल ने एक बुक लिखा था अमेरिकन डेमोक्रेसी, और उसके अंतर्गत उन्होंने नागरिक समाज के विचार क्षेत्र को बहुत विस्तार से बताते हुए उसमें कुछ नया आयाम दिया था। और टॉकविल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए व्यक्ति और राज्य के बीच बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता पर भी बल दिया था, और इसे आज के युग में नागरिक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और टॉकविल को आशा थी कि ये जो मध्यवर्ती स्वैच्छिक सहचर्य संस्थाएं हैं, जो इंटरमीडिएट वॉलेंट्री एसोसिएशंस हैं, ये लोकतंत्र में शक्ति के प्रसार को फिर से स्थापित करने का एक बेहतरीन साधन सिद्ध होंगे। धन्यवाद।